हम्म। तो जो हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में से एक ही टॉपिक आएगा, मैक्सिमम चांस तो यही है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो, और एक शॉर्ट या थोड़ा सा जो एलैबोरेट करने वाला एक्सप्लेनेशन वाला होता है उस टाइप का हो। तो वो दोनों टॉपिक भी हो सकते हैं, एक डिफरेंशिएबिलिटी से या एक कॉन्टिन्यूटी से, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन है ना, मैक्सिमम चांस जो होते हैं ना क्वेश्चन आने के, वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं जो कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उसमें, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने की, कि मतलब कोई भी अननोन क्वांटिटीज वहाँ पे होंगी, ए बी सी या कोई भी अदर वैल्यू लिखी हो सकती है, उनकी वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो पहले डिस्कस कर भी चुके हैं हम उस टाइप के, एक मैं और अभी करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ इधर। द क्वेश्चन इज fx is defined by fx which is given by sin a plus 1x plus sin x होल अपॉन x। ठीक है, ये फंक्शन है व्हेन x इज लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो। ओके, देन अ कांस्टेंट c व्हेन x इक्वल टू जीरो, ये जब है जब x की वैल्यू बराबर जीरो है। और नेक्स्ट फिर से डिफाइंड है अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स होल अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 when x is greater than 0। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस गिवन f is continuous at x is equals to 0, then find a b and c। हमें इन तीनों अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो a b और c लिखे हुए हैं उनकी वैल्यूज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब सॉल्व करने का हमारा तरीका एज यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। बस आपको यहाँ पे लिख देना है कि गिवन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सबसे पहले आप क्या करेंगे, एल एच एल आर एच एल ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक्स जीरो पे तो सी वैल्यू गिवन है, तो हम सबसे पहले यही लिख देते हैं, ज़्यादा इजी है ना। सो गिवन एफ जीरो कितना है, ये सी के इक्वल है। ठीक, अब क्योंकि फंक्शन हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, लेस देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए, सभी के लिए वो डिफाइंड है। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिमिट, देखो एक तो जो तरीका मैं यूज करता हूँ, एच टेंड्स टू जीरो, या तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका, अगर एच से आपको कंफ्यूजन होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स टेंड्स टू, किस पे चेक करें, जीरो पे, तो जीरो माइनस लिख दो इसे, जीरो माइनस और एफ एक्स लिख दो ऐसे। जीरो माइनस का मतलब ये है कि जीरो से लेस वैल्यू, मतलब एल एच एल के लिए हम चेक कर रहे हैं, हालांकि एल एच एल हम यहाँ लिख भी चुके हैं, जीरो माइनस एफ एक्स। अब आप देखो जीरो से कम वैल्यू के लिए एफ एक्स जो है वो सबसे पहले जो लिखा हो वो फंक्शन, तो यहाँ पे बस हमें उसको सॉल्व करना होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये साइन ए प्लस वन एक्स। तो एक्स को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो अपॉन में एक्स यहाँ लिख देंगे, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स अलग लिख देंगे, इस तरह से लिखिए। ठीक, ये टर्म आप देख ही रहे हैं, एंगल ए प्लस वन एक्स है, यहाँ पे केवल एक्स है, तो ए प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साइन ए प्लस वन एक्स अपॉन ए प्लस वन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस वन का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, प्लस अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की वजह से ये इस टर्म में अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है,
अब जीरो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट्स जीरो ही पुट करनी होगी। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये इतना ब्रैकेट जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू, ये भी 1 हो जाएगी। तो a+1 यहाँ से रिमेनिंग आएगा, तो यहाँ से आ गया रिजल्ट a+1 प्लस में ये 1, जो इक्वल हो गया a+2 के। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल गई a+2, और a+2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, f0 के। ठीक है, तो अभी हम LHL हमने फाइंड आउट किया, अब हम RHL पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में वैल्यूज लिख देंगे सारी। x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और fx है इस बार ये। ठीक है, तो इसको हमें अब सॉल्व करना होगा। तो क्या वैल्यू आएगी, √x प्लस dx² माइनस √x होल अपॉन bx⁴/2। इस तरह से लिखा है। ये जो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स जब भी आते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है, हमें रैशनलाइज करना होता है। तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, √x प्लस dx² प्लस √x होल अपॉन √x प्लस dx² प्लस √x। राइट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। 0 प्लस a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स a², तो x प्लस dx² माइनस √x का स्क्वायर मतलब केवल x होल अपॉन ये टर्म इंटू ये टर्म, तो √x प्लस dx² प्लस √x को ऐसे ही रहने दीजिए, और bx⁴3/2 ऐसे, और 50 के साथ इधर x से x रिड्यूस हो गया। ठीक है, नाउ जहाँ भी x होगा उसकी जगह हम 0 रखेंगे, मगर पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या आ जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस bx² अपॉन bx⁴3/2 इंटू √x प्लस dx² प्लस √x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस x⁴3/2 से हम इसको रिड्यूस तो कर लेंगे, लेकिन अभी ध्यान से देखो यहाँ भी x कॉमन आ रहा है। अगर आप ये x कॉमन नहीं लेंगे तो भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। यहाँ से भी एक x कॉमन आ रहा है, तो उसे भी हम कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस bx² अपॉन b से b कैंसिल ही कर देते हैं, तो b तो हमने कैंसिल कर दिया, x² बच गया। यहाँ x⁴3/2 इंटू, यहाँ से भी देखो √x कॉमन, जिसे हम x⁴½ बोल देते हैं या हाफ लिख देते हैं, तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, अंडर रूट में 1 प्लस dx, राइट, और प्लस ये 1 हो गया। तो √1 एक ही बात है, वो √1 लिख दिया मैंने। इन दोनों बेस सेम पावर ऐड, तो ये x² बन जाएगा, जिससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, और अब हम यहाँ पे 0 रख देंगे x की जगह, तो 1 + 1 हाफ आ गया, मतलब ये 1/2। तो ये वैल्यू 1/2 आ गई। मतलब ध्यान से देखो तो राइट हैंड लिमिट जो हमने फाइंड आउट की ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ बी है। ठीक है, बी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है वो वैल्यू। करेक्ट, तो अब हमें क्या देखना है, बस लास्ट स्टेप रह गई हमारी। नाउ अब हमें गिवन है, गिवन एफ एच इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, सो LHL की वैल्यू RHL के इक्वल करेंगे, क्योंकि इसके बराबर हम नहीं कर सकते हैं ये RHL, सॉरी f0 के बराबर, क्योंकि f0 खुद एक अननोन वैल्यू है c। ठीक है, इसलिए तो हम लिखेंगे f0 इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL। ऐसे तो हम लिख देंगे क्योंकि ये हमारी प्रॉपर कंडीशन होती है। तो अब f0 की वैल्यू बिकॉज ऑफ RHL हाफ आ जाएगी, तो f0 मतलब c, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू हाफ, एक वैल्यू हमें ये मिल गई, एंड a इज इक्वल्स टू a कितना आ जाएगा देखो, a + 2 इज इक्वल्स टू हाफ, तो 2 माइनस हो जाएगा, -3/2 आ जाएगी एक की वैल्यू।
कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ए की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हमें ए की भी वैल्यू मिल गई है -3/2 और सी की वैल्यू मिल गई है +12। क्या रिमेनिंग रह गया? एक अननोन रह जाता है बी। तो अब मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए? लास्ट स्टेप है वो, बताइए। एनी रियल नंबर, अच्छा। और कोई? हाँ बिल्कुल, जीरो नहीं हो सकता, आप सही बताया तुमने, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा बी ना डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। इट मीन्स ये जीरो नहीं हो सकता और बाकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो अब बी के लिए आप लिखेंगे एंड बी इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, या तो ऐसे लिख दो या फिर लिख दो बी बिलोंग्स टू आर बट नॉट इक्वल टू जीरो, -0 कर देना। तो बेटर होता है उससे लिखना ये कि एंड बी इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है बी की वैल्यू, ठीक। बिकॉज बी पे वो डिपेंड कर नहीं रही ना वैल्यू, बी से फ्री है पूरी कैलकुलेशन जो हमारी थी। तो बस ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घबराइएगा मत कि क्वेश्चन देखिए कि बहुत लेंथी सा लग रहा है, सॉल्व होगा या नहीं होगा। स्टार्ट करो सॉल्व करना, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रूल तो वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट एग्जैक्ट पॉइंट जो भी गिवन होता है वो तो बदलेगा नहीं आपका रूल, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। और बताइए क्या पूछना है? और कुछ डाउट पूछना है किसी को अभी? हम्म, एक मिनट, ठीक है, इसे कर दूं फिर इरेज में। चलिए इरेज करते हैं, फिर बताना क्या क्वेश्चन लिख लेंगे। हाँ बताओ बेटा क्या क्वेश्चन। एफ एक्स, आगे के या ए साइन π/2। हम्म, ओके। हाँ, फाइंड ए इफ एक्स इज इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये होगा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड ए इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। नाउ सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एफ जीरो, कितना आ जाएगा एफ जीरो? ए साइन π/2 ब्रैकेट में 0 + 1 दैट इज ए साइन π/2 मीन्स ए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? इतनी वैल्यू आ गई।
sin पाई बाई 2 1 होता है, वो हमने मेंशन कर दिया। ठीक, f0 फाइंड हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में टाइम कैसे सेव करें, इसमें आपको टाइम बच जाएगा आपका। एक पूरी पूरी स्टेप स्किप हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखो कौन सी। जो तुमने f0 फाइंड आउट किया ना, a की वैल्यू आई है, वही सेम वैल्यू आप देखो LHL की भी आएगी, क्योंकि लेस देन 0 के लिए भी तो फंक्शन यही डिफाइंड है। ठीक है, तो सेम वैल्यू आएगी, तो इसलिए उस स्टेप को करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब f0 और LHL RHL तीनों तो होंगे बराबर, तो LHL या RHL में कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि हम ये तो f0 से a की वैल्यू ऑलरेडी आ ही चुकी है ना, तो इसलिए अब हम केवल RHL कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 फंक्शन इस तरह से डिफाइन। ठीक, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की बिल्कुल भी स्टेप लिखने की कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जो राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और fx है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, चाहो तो 0 भी लिखा जा सकता है, बट 0 प्लस ही रहने दो, कोई बात नहीं। tan x माइनस साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, tan को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, वो लिखेंगे अब हमने लिख दिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब, इस तरह से। ठीक है, क्यों लिखना पड़ रहा है, अगर मान लो केवल एक्स होता तो इसको मैं अलग अलग स्प्लिट कर देता, बट अभी ऐसा नहीं है, ये एक्स क्यूब है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, एलसीएम ले लीजिए, तो साइन एक्स कॉमन भी आ रहा है साथ में, ब्रैकेट में बच गया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में कॉस एक्स जो आएगा तो वो डिवाइड में लिखिए। ठीक, और इनटू में है एक्स क्यूब। ओके, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया टेन एक्स। ठीक, और आपको, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अपॉन में क्या, साइन अपॉन कॉस तो हो चुका है, टेन एक्स बन चुका है, एक्स क्यूब रह गया है, तो एक्स क्यूब को हमने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिख दिया आप समझ गए होंगे, टेन एक्स अपॉन एक्स अलग कर देंगे, और ये अपॉन ये अलग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमने आगे लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस टेन एक्स ओवर एक्स इंटू ये वैल्यू, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक साथ कर दिया। ठीक है, अब दोनों स्टेप में अलग अलग लिमिट्स हम अप्लाई करके फॉर्मूले में रिजॉल्व कर देंगे बस, और इधर प्रूव हो जाएगा। टेन एक्स ओवर एक्स इंटू 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 2 बाहर कर दिया है, कॉन्स्टेंट है इसलिए, और साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स बाई 2 है बट यहाँ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे एक्स बाई 2 करना पड़ेगा, तो 2 हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा जो, तो वो एक्चुअली 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा। या चलो 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ऐसे लिख दो, यहाँ पे आना था तो वो 1/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 1, और उसका है स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/4, 2/4, दैट इज हाफ आंसर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले ब्रैकेट में लिख देना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x ओवर x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। बस ये दोनों फॉर्मूले बताने हैं, फाइनल रिजल्ट आ गया हाफ, और f0 कितना था, a के बराबर था, यानी वो हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि गिवन x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f0 इज इक्वल टू RHL, और RHL की वैल्यू हाफ आ चुकी है, और LHL जो हमने सॉरी f0 जो कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू a, इट मीन्स
फ्रॉम द कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी गेट a इक्वल्स टू 1, इस वजह से a की वैल्यू आ जाए, सॉरी a इक्वल्स टू हाफ, 1 नहीं हाफ, ठीक है, तो a की वैल्यू हाफ आ जाएगी, आंसर ये है हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। और किसको पूछना है? और क्या पूछना है बताओ, और है किसी के क्वेश्चंस? तनिष्का ऐड है? तनिष्का प्रेजेंट हो क्लास में? और किसी अदर स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम रह रही हो तो वो पूछ लीजिए। है और किसी के डाउट? चलो और आगे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको इसी में अदर टाइप का क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, जिसमें ना जनरलाइज वे में लिखा होता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब केवल कोई पॉइंट नहीं बताया जाएगा, कंटिन्यूटी बतानी होती है। ठीक है, तो हम उस तरह के क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर एक, क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ। लोकेट द पॉइंट ऑफ discontinuity of the function। locate the point of discontinuity of the function, और ये भी if any, जरूरी नहीं है discontinuity if any, क्योंकि हो सकता है ना भी हो, हमेशा कंटिन्यू हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। ऑफ fx where fx is defined by x to the power 4 minus 81 over x minus 3 when x not equals to 3 and 81 when x is equals to 3। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है क्या ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, सॉरी कंटिन्यू, हाँ मतलब कहने के लिए तो पूछा यही गया है, मगर थोड़े से लैंग्वेज चेंज की गई है। लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये में थोड़ा सा चेंज किया गया, ये बोला गया कि इस फंक्शन के लिए क्या किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर है तो उस पॉइंट को लोकेट करो। लोकेट करने का मतलब होता है कि हमें ग्राफ वगैरह नहीं बताना है, हमें केवल उस पॉइंट की वैल्यू बतानी है कि अगर मान लीजिए मैं इसको चेक करूं, सपोज 2 पे चेक करूँ, 5 पे चेक करूँ, तो किसी पॉइंट पे अगर ये डिसकंटिन्यू आ जाए तो हमें ये वही बता देना होगा कि यस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है। ओके, अब कैसे करेंगे वो समझिए। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं।
फंक्शन तो ये डिफाइंड है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखो आप। पहला तरीका, तो ये है कि हम, क्योंकि देखो कोई पर्टिकुलर पॉइंट बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया गया, है ना। तो हम इसको कैसे करें, हम इसको करेंगे कि जब हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, सी जिसको हम कंसीडर करते हैं ना, कोई भी पॉइंट सी, एक जनरल पॉइंट, उसको कंसीडर करेंगे और उसकी केसेस लिखेंगे, ठीक है। एक तरीका तो यही है जो हम प्रूव करने में यूज करते थे वो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट सी, ठीक। अब सी देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड कैसे है, नॉट इक्वल्स टू के लिए और इक्वल्स टू के लिए, तो हम सी की कंडीशन रखेंगे पहली कि जब सी की वैल्यू 3 नहीं है, ठीक है। और एक कंडीशन रखेंगे जब सी की वैल्यू 3 है, ओके। और दूसरी बात, ये फंक्शन के डोमेन है, ध्यान से देखो आप। तो डोमेन क्या लिखा हुआ है कि 3 भी इंक्लूड कर दिया, 3 इंक्लूड और 3 के अलावा भी सारी वैल्यू इंक्लूड कर रखी है ना। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 3 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा था ना, क्लियरली विजिबल है, क्योंकि 3 हो जाएगा तो फिर ये 0 बन जाएगा, सॉरी नॉट इन बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 3 पे अलग से डिफाइन कर रखा है। तो एक जो मैंने आपको मेथड ये बताया था कि जो भी फंक्शन लिखे होंगे तो उनको हम प्रूव करने के लिए क्या तरीका यूज करेंगे, जो मैंने आपको थ्योरम्स के प्रूफ बताए हैं, जो स्टेटमेंट लिखवाए हैं ना, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट उसको हम यूज करते हुए कर सकते हैं। तो उस तरीके को भी देखो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो उस तरीके के लिए आप क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या डिफाइंड है, ये, दूसरी कंडीशन है ये, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 नहीं है तब fx is given by x to the power 4 minus 81 upon x minus 3, है इतना गिवन, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें, या फिर आप देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि x की वैल्यू 3 नहीं है, और ये फंक्शन है रैशनल फंक्शन, और आपको प्रूव करवाया हुआ है कि रैशनल फंक्शन भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अभी हम लिख सकते हैं बीइंग अ रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहो तो यहीं पे लिख दो आप, being a rational function is continuous, ठीक है, for all x belongs to R except 3 पे, except 3 पे, क्योंकि वो तो पहले ही डिफाइंड भी है ना यहाँ पे, तो हमने ये लाइन लिख दी। इस लाइन को लिखने से ये रिजल्ट हमने लिख दिया है कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा 3 को छोड़ के, ठीक। दूसरे केस में, नाउ व्हेन, हाँ जो दूसरा केस लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जब x की वैल्यू बराबर 3 है तो वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक। अभी हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि ये रैशनल फंक्शन कह लो, या इसको हम सिंप्लीफाई करके पॉलिनोमियल में चेंज भी कर सकते थे। तो उस पे तो हमने देख लिया कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। मगर 3 पे हमें चेक करना होगा, तो 3 पे चेक करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर 3 दिया है, वैल्यू 81 है, और नॉट इक्वल टू 3 दिया, मतलब लिमिट्स चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों सेम आ जाएं तो फिर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा सभी फंक्शन, सभी वैल्यूज के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट वी नीड टू check continuity of fx at x equals to 3, ठीक है। 3 पे चेक करना होगा, therefore अब गिवन f3 कितना है, 81, ठीक है, ये हमें गिवन। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो फर्स्ट डेफिनेशन उससे यूज कर रहे हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx है x टू द पावर 4 माइनस 81 ओवर x माइनस 3,
इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके हमारे फैक्टर्स हो रहे हैं बहुत इजीली। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे फर्दर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फिर से फैक्टर्स में हम रिजॉल्व करेंगे। तो अब आगे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इसके। तो दो फैक्टर्स और लिखने होंगे हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 होल अपॉन एक्स माइनस 3। इससे ये टर्म हो गया रिड्यूस। ठीक है, अब जहां भी वैल्यू बचती है उसकी जगह 3 रख दो आप। तो हम 3 रखेंगे, तो 3 स्क्वायर 9 और 9, 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है 18, और ये हो गया 6। 108 आ गया रिजल्ट। ठीक है, जब x की वैल्यू, मतलब हमने एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक किया, तो एक्स इक्वल टू 3 पे जब हमने चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, देखो वो 108 आ रही है। ठीक है, मतलब उसकी लिमिट की वैल्यू, और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या थी 3 पे, 81 डिफाइंड है वो। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ये। ठीक, तो हमें लिखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx is not is equals to f3, so fx is discontinuous at x is equal to। ठीक है, अब हम प्रूव कर चुके हैं कि वो पहले मतलब जब वैल्यू 3 है उसके अलावा सभी वैल्यू पे कंटिन्यूस है, बस हमें 3 पे चेक करना था। अगर सपोज ये फंक्शन ऐसा होता कि इस पे 81 ना डिफाइन होके 108 ही होता यहाँ पे भी, तो क्या होता, फिर वैल्यू तो हो जाती दोनों इक्वल, ये भी 108 और ये वैल्यू भी 108, और दोनों इक्वल होने की वजह से हम लिखते हैं कि यस दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब 3 पे भी कंटिन्यूस और सभी वैल्यू के लिए पहले ही कंटिन्यूस है। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे बराबर आता, फिर लिखते हैं एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, देयरफॉर दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। बस लास्ट में फिर आपको ये लाइन लिख देनी थी। ठीक है, कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर मींस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एवरीवेयर का केवल ये मीनिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें कोई पॉइंट नहीं मेंशन होता है, तो आपको याद रखना है कि हमें फिर ऐसी स्टेटमेंट लिख के यूज करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका वो सी वाला है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस तरीके को सीखो। उसका रीज़न ये, क्योंकि सी वाले तरीके में क्या होता है फिर कैलकुलेशन पूरी लिखनी पड़ती है, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको यूज करते हैं और ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ये मत सोचना है कि इसके मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटते हैं मार्क्स। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में भी आंसर की आती है उसमें भी ऐसे मेंशन होता है कि ये बीइंग दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम इसको बिल्कुल वैलिड मेथड में यूज करते हैं, और प्रूफ एक्चुअली बताया इसीलिए कि हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करें। ठीक है, बाकी आप चाहें तो वो सी वाला तरीका यूज कर सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वही करना हो तो आप उसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्टेप्स आपको फिर लिखनी पड़ेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ये देखिएगा कि पॉइंट्स क्या क्या डिफाइंड है और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। अभी और क्वेश्चन दिए होंगे एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी या इस तरह से, तो सेम ऐसे ही आपको उसको भी उनको भी सॉल्व करके देखना है। ठीक है, जब भी ये बोल देता है ना फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी डिस्कस करने से रिलेटेड अगर आ जाए क्वेश्चन, तो याद रखना सेम ऐसे मेथड यूज करना होगा आपको, क्योंकि उन क्वेश्चंस में पर्टिकुलर पॉइंट कभी मेंशन नहीं होता। ठीक है, केवल फंक्शन की डोमेन मेंशन होती है, जैसे ये लिखे हैं ना ये डोमेन है कंप्लीट, तो डोमेन मेंशन होगी
अकॉर्डिंग टू डोमेन अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, सॉरी डिफाइंड तो होगा सब वैल्यूज के लिए, या सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो वो हम जो प्रूव कर चुके थे स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके लिख देना आप वहाँ पर। ठीक है, तो और क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, कि इसमें से जो सेकंड एक्सरसाइज है, आई थिंक 6.2 एलिमेंट्स जो आपके पास बुक है, उसमें गिवन है ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिस्कस करनी है क्वांटिटी, वो कंप्लीट करना एक्सरसाइज को। ठीक है, फिर लास्ट बचेगा डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक होगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जो कल की क्लास होगी उसमें हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और प्रॉब्लम नहीं आती है अगर, देन हम उसको डिफरेंशिएबिलिटी को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वांटिटी का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस थोड़े से जरूर सॉल्व करके देखना है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आपको ये पता लग जाए कि हाँ सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया। ठीक है, अभी अगर कुछ है डाउट्स तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। या जो ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया इसमें कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकते हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करते रहिए आप, क्वेश्चंस रेगुलरली करेंगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, नहीं तो डाउट ही रहेगा फिर। नहीं पूछना अभी कुछ भी? लास्ट है ये, डिसकंटिन्यूस बेटा इसलिए हो गया क्योंकि देखो हमने जब चेक किया f3, जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, कितनी है, 81 है ना। ठीक, और 3 के लिए लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, ये हमने सॉल्व किया, इस पे वैल्यू कितनी आई, वो 108 आ गई। दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर नहीं है ना, बस इसी वजह से डिसकंटिन्यूस है। ठीक, बाकी सभी पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है क्योंकि रैशनल फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने हैं आज। ठीक है, कर लीजिए क्लास आप प्लीज। किसमें? सी लेट करके कर लो, नहीं तो बेटा क्या करना है, देखो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, x+2 दे रखा है फंक्शन, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, व्हेन x इज लेस देन 1 f(x) इक्वल्स टू x+2, और x+2 कौन से टाइप का फंक्शन है, कौन सा टाइप है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो हम लिख देंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आई बात समझ में, तो वो हम सीधे ये लाइन लिख सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए वो x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर ग्रेटर देन के लिए क्या बताया गया है, वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, फिर से वही लाइन लिख दो कि लेस देन ग्रेटर देन 2 के लिए भी पॉलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूअस है, लेकिन अब बराबर 2 पे चेक कर लो। ठीक है, तो अब लिख देना इसी तरह से, बट वी नीड टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2,
2 पे चेक करो, अगर 2 पे भी कंटिन्यूअस आ जाए तो लिख देना कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, अगर नहीं आए तो लिख देना डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जो भी वो पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस।